लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने वैल्यू निकाला था एल की। एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया था एल से, जहां पर आपकी एल की वैल्यू आई थी एल इक्वल्स टू एन, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई से, ठीक है, जहां पर एल आपका एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंगुलर मोमेंटम को एम एक इंटीग्रल नंबर था, यानी एन इज जस्ट अ नंबर, इंटीजर नंबर, एच क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुकी थी कि 6.626 into 10 to the power minus 34 होता है, 2 पाई यहाँ पर कांस्टेंट था। हम लोगों ने इसके अलावा एक पॉइंट और देखा था कि जहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू n और h बाहर थी, तो अगर ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी कि h बार की जो वैल्यू है वो h अपॉन 2 पाई के बराबर है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये जो h बार है इसकी वैल्यू कितनी होती है h बार की, h अपॉन 2 पाई, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले बोर्स एटॉमिक रेडियस, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोगों को पहले इसके बारे में इंट्रो दे देता हूं, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है ना, जैसे हम लोगों ने थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, याद है आप लोगों को, वाटरमेलन के बारे में, पुडिंग के बारे में। इसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ा था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उससे उसका मॉडल डिराइव किया था। वैसे ही बोर ने भी अपने मॉडल की कुछ स्पेसिफिकेशन बताई थी, ठीक है। तो उसी स्पेसिफिकेशन में एक चीज आता है बोर्स का एटॉमिक रेडियस, उसी स्पेसिफिकेशन में एक चीज आता है बोर्स का एटॉमिक रेडियस, यानी कि बोर ने जो मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया था उस मॉडल ऑफ एटम में उसका रेडियस को कैसे डिफाइन करोगे आप, ठीक है, उस मॉडल ऑफ एटम में उसके रेडियस को कैसे डिफाइन करोगे, तो ये था। तो बोर ने क्या किया था, बोर ने बोला था कि भाई जैसे कि एक ऑर्बिट में सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं उसके अराउंड जो सर्कुलर पाथ है, जिसको उसने ऑर्बिट का नाम दिया था। उसने बोला था कि वो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट पे जो कि एक सर्कुलर पाथ है उस पे वो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को जहां तक पता है कि अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है गोल गोल, तो उस टाइम पर उसके ऊपर दो टाइप का फोर्स लगता है, ठीक। एक तो ऐसा फोर्स जो उसको अंदर की तरफ खींचेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगेगा जो इसको अंदर की तरफ खींचेगा, और एक ऐसा फोर्स लगेगा जो इसको बाहर की तरफ धकेलेगा, ठीक है। जैसे आपको मैं सिंपल एक लॉजिक देता हूं, आप एक काम करना, आप एक बाल्टी को, छोटे से बकेट को रस्सी से बांध लो और उसमें पानी भर दो, उसको गोल गोल घुमाओ, तो वो बाल्टी जो गोल गोल घूमेगा, जो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसके दो चांसेस रहेंगे, या तो वो बाल्टी अंदर गिर जाएगी जब आप उसको रोकोगे, या जब उसका स्प्लिट हो जाएगा तब, या फिर वो अपने आप ही बाल्टी धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा, और या फिर वो बाल्टी टूटकर बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। तो टोटल दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो अंदर गिरेगा या तो वो बाहर फेंकाएगा। तब वो अंदर क्यों गिरा, यानी डेफिनेटली उसको अंदर कोई ना कोई चीज खींच रही होगी। अब वो बाहर क्यों गिरा या बाहर क्यों फेंकाया, यानी डेफिनेटली कोई ना कोई चीज उसको बाहर की तरफ धकेल रही होगी। तो ऐसे फोर्सेस ध्यान दीजिएगा, ऐसा फोर्सेस या ऐसा फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो कि सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, इसको अंदर की तरफ खींचे, यानी टुवर्ड्स सेंटर की तरफ खींचे, तो इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को क्या नाम है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक ऐसा फोर्स जो कि उसको बाहर की तरफ धकेले, उस फोर्स को बोलते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको फोर्स को क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो टोटल दो टाइप की फोर्सेस होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब वो गोल गोल घूम रहा होगा सर्कुलर पाथ में, तो उसको अंदर की तरफ खींचेगा, यहां पर लिखा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, तब उसको बाहर की तरफ धकेलेगा, यानी सर्कल से अवे, यानी सेंटर से दूसरी तरफ फेंकेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हुआ। तो चलो यहां पर इसका नेचर जान लेते हैं। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहां पर वो फोर्स है क्या चीज, तो यहां पर जहां तक मेरे को पता है, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में किस टाइप का फोर्स हो सकता है, ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी यहां पर जो है उनके चार्जेस की वजह से यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर एक ऐसा फोर्स लगता है जो कि इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा, यानी न्यूक्लियस की तरफ।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, मैंने उसको लिख दिया F सेंट्रीपिटल। अभी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसा होगा, देखो जैसे कि हम लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा था ऑलरेडी, 9th क्लास 10th क्लास 10th वाली, लेकिन 9th में पर्टिकुलरली हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस लगते हैं, लेट अस सपोज द चार्ज बी Q1 एंड Q2, ठीक है, दो चार्जेस है Q1 और Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो पहला चीज तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, यानी मान के चलो दो चार्जेस है Q1 और Q2, ये दोनों सेपरेट है डिस्टेंस r से, तो उस पे जो भी फोर्स लगेगा वो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन द सेंस जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स उतना कम लगेगा। ये तो सिंपल सी बात है भाई, कोई भी चीजें कितने दूर, जितने दूर जाते जाएंगी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होते जाएगा, तो उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं F = 1/r²। ठीक है, अब इस पे भी तो डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है। अगर चार्ज छोटा हुआ यानी बहुत कम चार्जेस प्रेजेंट हुए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और ज्यादा चार्ज प्रेजेंट हुए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसी कारण आपका फोर्स का फॉर्मूला बनेगा आपका F = Q1 Q2/r²। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा सेंट्रीपिटल के लिए, यानी F सेंट्रीपिटल = Q1 Q2/r²। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, Q1 क्या है, लेट अस सपोज Q1 बी द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस में रहता क्या है। देखो न्यूक्लियस में टोटल दो चीज पाई जाती है, एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का जितना भी चार्ज होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी होता है, बस नेचर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। हम लोग का वैसे भी नेचर से कोई मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, तो नेचर से हम लोग वैसे भी कोई मतलब नहीं। तो अभी ध्यान दीजिएगा, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन के पास भी होता है। सही है। अच्छा, एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस किसका है, फिक्स तो नहीं है ना, डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस किसका है। अच्छा, अभी बात जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान दीजिए इधर, हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, तो सर एक प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, एक प्रोटॉन लिख दूं। अच्छा ये बताओ मेरे को, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं। एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन्स होते हैं इतने। अच्छा एक बात बताओ, तो ये 13 प्रोटॉन, ये 8, ये 6, ये 1 प्रोटॉन, ये सारे रहते कहां पर होंगे, ऑब्वियसली चाहे वो 100 प्रोटॉन रहे चाहे वो 1 प्रोटॉन रहे, रहेगा कहां पर, न्यूक्लियस में ही रहेगा। ठीक है, अब कैसे पता चलता है कि यहाँ पर 1, 6, 8, 13 करके, तो ये जो नंबर है ना, इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। हम लोगों ने बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है 9th 10th में कि जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो डेजिग्नेट किया जाता है किसी भी एटम को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट, यानी कि उस एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे उसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर जैसे कार्बन में देखो, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, इसी कारण से उसका एटॉमिक नंबर 6 पड़ा। ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन, इसी कारण उसका एटॉमिक नंबर कितना पड़ा, 8 पड़ा। एल्यूमिनियम के पास कितने प्रोटॉन, 13, इसी कारण उसका एटॉमिक नंबर 13 है। यानी कुल मिलाकर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके एटॉमिक नंबर पे। तो लेट अस सपोज यहां पर एटॉमिक नंबर है Z, तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, P। लेकिन अभी मैं बोला कि भाई चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसी कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ले रहा हूं Z Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E। अभी मैंने बोला इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का बराबर होता है, इसका दोनों में मैंने E लिया। आगे समझ में, और अपॉन क्या है, r²। तो यहां पर से अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे को जो सेंट्रीपिटल फोर्स है F सेंट्रीपिटल, उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, ZE²/r²। ये आगे आपको समझ में कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आया, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल के लिए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखो ध्यान दें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचेगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसको बाहर की तरफ धकेलने वाला फोर्स क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। अब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा क्या, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर एक्चुअली हर जगह में कांस्टेंट ही रहता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला जो कि होता है आपका F
सेंट्रीफ्यूगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल, इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है, उस पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का फॉर्मूला होता है एम स्क्वायर अपॉन आर, और इसके बारे में आपका डेरिवेशन आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो फिजिक्स का लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा, उसमें देख लीजिएगा कि इसका डेरिवेशन कैसे आया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एम स्क्वायर अपॉन आर। हम लोग यहाँ से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके मान के चलिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर। हाँ, तो चलिए आप लोगों ने अभी यहाँ पर डिराइव कर लिया था सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला जो कि जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, और सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला जो कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर एक चीज बताइए मेरे को कि ठीक है सर आप इतना तो बता दिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके ऊपर दो टाइप का फोर्स लगता है, एक तो जो उसको अंदर की तरफ खींचेगा और एक तो जो उसको बाहर की तरफ खींचेगा। लेकिन सर मैं तो आज तक कभी इलेक्ट्रॉन को ना अंदर गिरते देखा ना बाहर फेंकाते देखा, तो फिर कैसे? तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि वो दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। मतलब जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, तब जाकर क्या होगा, वो एक दूसरे से बैलेंस हो रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यानी कि वो ऑब्जेक्ट अंदर नहीं गिर रहा है, बाहर नहीं गिर रहा है, वो कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि वो क्या कर रहा है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स को और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपस में क्या कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये बैलेंस कर रहा है तो इसका मतलब जो फोर्स सेंट्रीपिटल में लग रहा है जितनी क्वांटिटी में, जितने अमाउंट में, उतने ही अमाउंट में सेंट्रीफ्यूगल में भी फोर्स लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं आपको इसको पढ़ना चाहूं तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर होना चाहिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर होना चाहिए। चलो देखते हैं इक्वेशन 1 क्या है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि मैं आपको ऊपर लिख देता हूं सिर्फ डेजिग्नेशन के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होना चाहिए आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सही है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके बराबर होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर होना चाहिए, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है आपका एम स्क्वायर अपॉन आर। यहां से देख सकते हैं आप, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो आपका एम स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर आप रखिए, तो आर को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूं, क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस इक्वेशन में यहाँ पर एम वी का स्क्वायर और आर है, तो मैं यहाँ पर एम और आर से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड ताकि कोई चेंजेस ना हो। तो जेड स्क्वायर ऑलरेडी है एम इंटू आर, एक्स्ट्रा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दूंगा, एम वी स्क्वायर आर में एम इंटू आर। ना एम इंटू एम क्या होगा, एम स्क्वायर, वी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, आर इंटू आर क्या होगा आर स्क्वायर, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं एम वी आर का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर को एम वी आर का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं ना मैं। इधर क्या आएगा आपका, लेट सपोज इधर आया जेड ई स्क्वायर एम आर। ठीक है, चलो इतना आया मान लीजिए। अभी यहां पर ध्यान देना, इसकी वैल्यू हो जाएगी जेड ई स्क्वायर एम इंटू आर की वैल्यू इक्वल्स टू, यहां पर ध्यान देना लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो मैं आपको अभी बता रहा था एंगुलर मोमेंटम, तो उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई थी, एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 था, और एंगुलर मोमेंटम क्या था याद है आपको, मेरे हिसाब से एम वी आर ही था आपका एंगुलर मोमेंटम, यानी एम वी आर की वैल्यू कितनी हुई एन एच अपॉन 2 तो मैं इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करूंगा, यानी एम वी आर की जगह में क्या पुट अप करूंगा मैं, एन एच अपॉन 2 को पुट अप करूंगा। तो क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा एन एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना एम वी आर की जगह में एन एच अपॉन 2 लिखा है, ये तो एम वी आर का होल स्क्वायर है ना, तो एन एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर चलेगा वो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो जेड ई स्क्वायर एम इंटू आर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करें एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन इंडिविजुअल का स्क्वायर, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। मेरे को यहां पर से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां पर ध्यान दो नाम पे, बोर्स का एटॉमिक रेडियस, मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेडियस की, तो मैं यहां से आर की वैल्यू निकालूंगा। आर इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे को, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू एम आर, एम सॉरी आर तो रुक गया, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आर को छोड़ के बाकी जितने चीज बचे सबको से ट्रांसपोज कर दो, तो क्या मिलेगा इधर, तो आर तो रुक गया, आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर और एम, इधर ट्रांसपोज हो गया। तो ये था फाइनली आपका बोर्स एटॉमिक
बोर्स एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम के लिए, लेकिन पर्टिकुलरली बोर्स एटॉमिक रेडियस को हाइड्रोजन एटम के लिए भी पूछा जाता है। तो ये तो सिंपल है ना। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या चेंजेस होंगे आपको क्या लगता है? देखो ध्यान दें, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कौन सी चीज क्या क्या है। आर है आपका रेडियस यानी बोर्स एटॉमिक रेडियस। एन क्या है आपका? एन क्या है आपका? नंबर, ठीक है, एन क्या है आपका? नंबर। एच क्या रहेगा आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट। 4 तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 और 3.14। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। एम क्या है? मास ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नीचे में जो चीजें दी गई सब इलेक्ट्रॉन की ही है, और ऊपर में जो चीजें दी गई है वो तो हम लोगों ने यहाँ एंगुलर मोमेंटम से लेकर आया था, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल एन रहेगा। एच प्लैंक कांस्टेंट रहेगा, 4 कांस्टेंट है, आई की वैल्यू 22/7। जेड एटॉमिक नंबर। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। अगर मैं अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना चाहूं किसके लिए? पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो सिंपल सी बात है यार, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा इनमें से? हाइड्रोजन एटम की एन की वैल्यू चेंज होगी नहीं, एच तो कांस्टेंट है, 4 पाई की वैल्यू वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई हाइड्रोजन रहे या हीलियम रहे, लिथियम रहे या कार्बन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मास तो सबको बराबर ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास। चार्ज सिमिलरली चार्ज भी सभी इलेक्ट्रॉन को सेम होता है, फर्क किस में जाएगा? सिर्फ एटॉमिक नंबर पे। हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी होती है? जेड की वैल्यू होती है 1। उसको पुट अप कर दो आप, तो आपको क्या मिलेगा? बोर्स रेडियस आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब देखो 4 पाई स्क्वायर तक आ गया, जेड की वैल्यू तो 1 रखनी है, तो 1 को हटा देते, यानी जेड हट जाएगा, क्या मिलेगा? ई स्क्वायर इंटू एम। तो ये होगा आपके लिए बोर्स एटॉमिक रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम, और ये बोर्स एटॉमिक रेडियस फॉर एटम। आगे समझ में आपको ये?